कर लेना अपने मोबाइल फोन में। यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट थ्रू योर ब्राउजर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, डेस्कटॉप से भी ओपन हो सकता है। आपको लिंक मैंने शेयर कर दिया। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या जिन्होंने मैसेज लेट देखे हैं, अगर उनको गूगल क्लासरूम की एक्सेस नहीं हो रही तो वो काइंडली मेरे एडमिन को या मुझे क्लास के बाद ईमेल आईडी टेक्स्ट कर दें। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अगर आपके पास यूट्यूब लेक्चर को देखने के लिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लाइक अगर वो प्राइवेट वीडियो शो हो रही है, तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप जो यूट्यूब के अंदर भी साइन इन यूज होता है, डेफिनेटली आप सबको पता होगा। तो जो आपका साइन इन है वो सेम ईमेल आईडी है जो आपने गूगल फॉर्म फिल करते हुए हमें दिया था, जो आपने रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रिसीव हुआ था मेरे एडमिन की तरफ से। तो कोशिश करें कि इंश्योर करें बल्कि कि वो वही ईमेल आईडी है। अगर आप उससे करेंगे तो इश्यूज नहीं आएंगे। अगर फिर भी किसी को इश्यू आ रहे हैं तो आप जो अपनी ईमेल आईडी है वो मुझे टेक्स्ट कर दें क्लास के बाद, मुझे या एडमिन को। तो इंशाल्लाह आज रात तक आपके वो इश्यूज सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक दो दिन शुरू में मसले आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता इन चीजों का, तो हम उसको रिजोल्व कर देंगे, आपके लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर पे है। अब जो मेरे रिटर्निंग स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के, दे हैव एक्चुअली स्टडीड दिस टॉपिक, बट दिस टाइम हमेशा जब भी मैं क्लास लेता हूँ आई ऑलवेज अपडेट द कंटेंट। सो दिस विल बी द न्यू काइंड ऑफ कंटेंट जो आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको एक्सप्लेन करें कि एक वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है, अगर हमने पहले इसको डिफाइन करना है तो इसको समझने के लिए कोई इसमें एज सच फॉर्मूला नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट टेक्निकल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स, वर्ल्ड एंड ऑर्डर। ओके, अगर आप इसको एग्जाम्पल लें कि यू आर लिविंग इन अ फैमिली, और आपकी फैमिली को कंसीडर करें दैट इज अ वर्ल्ड। ठीक है, योर फैमिली इज अ वर्ल्ड। ऑर्डर मीन के हाउ योर फैमिली इज गोइंग टू बी गवर्न, हु इज गोइंग टू गवर्न योर फैमिली, हु इज गोइंग टू मेक रूल्स फॉर योर फैमिली। ठीक है, उसमें जो भी लेन देन के मामलात हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है, सिक्योरिटी के सिस्टम है, पॉलिटिकली यानी जिसकी बात मानी जाएगी, वो सारे आपके इस फैमिली के अंदर डिसाइड हो जाते हैं। तो सिमिलर इज द केस विद योर वर्ल्ड। अब हम बात करें दुनिया की, वी हैव 192 प्लस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वी डू नॉट हैव एनी सिंगल कंट्री जिसको हम कहते हैं कि भाई ये गवर्न कर रही है कंट्री, या ये कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। मतलब उसकी पावरफुल की बेस पे हम ये नहीं कहते कि इसकी बातें मानी जाएंगी। कोई ऐसा हमारे पास ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप अगर एक कंट्री के बारे में बात करते हैं तो आपके पास इलेक्शंस होते हैं, आप अपना एक हेड इलेक्ट करते हैं, वो सोवरन होता है, वो आपकी पॉलिसीज बनाता है। लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें कि भाई एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, किस तरह के उसके साथ मामलात हैं, बाकी कंट्रीज आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे एक दूसरे के मामलात को डील कर रही हैं, तो वी डू नॉट हैव एनी ग्लोबल हेजिमोन जो कि एक डिफाइंड सिस्टम में होता है, जिस तरह आपके एक कंट्री में होता है। सारी कंट्रीज उसको इलेक्ट नहीं करती। तो हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड है ना आपकी, ये एक केयोटिक सिस्टम के अंदर रह रही है। ठीक है, इट इज अ केओस, देर इज एन एनार्की। एनार्की मीन देर इज नो वन हु कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो अब क्या होता है, अब डेफिनेटली कुछ कंट्रीज होती हैं जो पावरफुल बन जाती हैं, और कुछ कंट्रीज होती हैं वो वीक रह जाती हैं। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर एज वेल। अगर आप एक सोसाइटी के अंदर बात करें तो कुछ पावरफुल बन जाते हैं, कुछ वीक हो जाते हैं। सिमिलर अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करें और इसको आप एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाके सोचें, तो यही चीजें आपको नजर आएंगी। कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती हैं, और कुछ कंट्रीज वीक कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं उनको हम जो उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज। जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग है, उनके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्री। अब इन कंट्रीज में जो आपके पास पावरफुल कंट्रीज होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती हैं, अब बाय द virtue ऑफ देयर स्ट्रेंथ, बाय द virtue ऑफ देयर इकोनॉमी, बाय द virtue ऑफ देयर मिलिट्री, वो पावर एक्सरसाइज करती हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर।
जैसे यूएस डिक्टेट कर रहा है, अभी रिसेंट आपने न्यूज देखी होगी कि भाई पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बना सकता, हम उसको बनाने नहीं देंगे, अगर पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब नाउ हु इज यूनाइटेड स्टेट्स, क्या हम उसको इलेक्ट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को कि भाई आप हम पे ऊपर आके गवर्न करें, आप हमें डिक्टेट करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो क्यों इस तरह की बातें करता है, वो क्यों कहता है कि भाई हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, हम आपको कंट्रोल करेंगे? वो इसलिए कहता है कि वो एक सुपर पावर है, उसकी सिक्योरिटी, जो अगर मिलिट्री की बात करें दुनिया में सबसे पावरफुल उसकी मिलिट्री है। उसकी इकोनॉमी बात करें तो दुनिया में मोस्ट पावरफुल उसकी इकोनॉमी है, फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। अगर उसका अलायंस सिस्टम बात करें तो उसके जो अलाइज हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। यूरोपियन यूनियन से लेके मिडल ईस्ट, ईस्ट एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज में मोस्टली जो उसके उसके साथ सारे मिले हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा दुनिया में बात करें तो उसकी जो करेंसी है यूएस डॉलर, आपने जाते हैं बाहर तो आप डॉलर में चीजें खरीदते हैं। ठीक है, डॉलर के कंपैरिजन में बाकी सारी करेंसीज वेट इन होती हैं, तो उसकी करेंसी दुनिया में चलती है। तो इस वजह से बहुत पावरफुल कंट्री है। अब इस पावर की वजह से वो क्या करता है, वो डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेफर्स टू डोमिनेंट वैल्यूज रूल्स एंड नॉर्म्स एट ग्लोबल अफेयर्स, तो वो डोमिनेंट हो गया। वो फिर रूल्स बनाता है, वो वैल्यूज बनाता है, नॉर्म्स बनाता है कि भाई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक नहीं करेगी। हाँ, मैं जिस मर्जी को अटैक कर दूं, मैं जिस मर्जी को एट द नेम ऑफ टेररिज्म इन्वेड कर दूं, लेकिन पाकिस्तान अगर अटैक करता है इंडिया पे तो ये तो बिल्कुल बियर नहीं होगा। ठीक है। अगर रशिया अटैक करता है यूक्रेन पे एट द नेम ऑफ उसकी सिक्योरिटी, तो ये बिल्कुल बियरेबल नहीं है। यस, अगर इसराइल बात इन्वेड कर रहा है, उसको जिनोसाइड कर रहा है गजा में, तो वो बिल्कुल ठीक है, वो सिक्योरिटी के नाम पे है। क्यों? क्यों बाकी कंट्रीज उसके बातें मानते हैं? क्योंकि यूएस एक पावरफुल कंट्री है, ही कैन डिक्टेट इट्स टर्म टू अदर कंट्रीज। ठीक है। डिफाइंस द टर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, यानी अभी मैं यूएस की आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ ग्लोबल गवर्नेंस कैसे होगी, आईएमएफ का रोल क्या है, वर्ल्ड बैंक कैसे डिक्टेट करेगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अदर देन रशिया एंड चाइना मेजर रोल यूएस का है, आईएमएफ का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूएस है। ठीक है। तो वो डिफाइन करता है कि ग्लोबल गवर्नेंस यानी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, अभी भी देखा होगा पाकिस्तान के ऊपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे क्वेश्चन करता है यूएस। भाई होता कौन है वो इस वजह से होता है कि उसके पास पावर है, उसके पास इकोनॉमी है, इस वजह से वो चीजों को डिफाइन कर रहा है। तो अब ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या बना कि भाई दुनिया में गवर्न करने के लिए वर्ल्ड एक केओस के अंदर है, एक एनार्किक सिस्टम है। इसके अंदर बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ कंट्रीज, सम कंट्रीज राइज टू द हायर पावर, और उनमें से कुछ कंट्रीज आपस में कंपीट करती हैं, लड़ती हैं, मरती हैं, झगड़ती हैं। जैसे लास्ट सेंचुरी में यूएसएसआर वर्सेस यूएस हुआ, उनमें से कोई एक जीतता है और वो फिर अपनी कहता है ये मेरी मोनोपोली है, ये हेजेमनी है, मैं दुनिया की टर्म्स को डिक्टेट करूंगा। तो जिस तरह वो टर्म्स डिक्टेट हो रही होती हैं और जिस तरह का उसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, पैटर्न, रेगुलेशन सेट होते हैं, उसको हम कहते हैं ये वर्ल्ड ऑर्डर बन गया। ये तो मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया आपको वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। इसको इसकी तरफ अभी हम आते हैं, अभी हम डिफाइन करते हैं कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये कैसे बना, राइज कैसे हुआ, और अभी हम किस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रह रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर का एक बैकग्राउंड, बेसिक चीजें थी, आपको पता लग गई। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें। अगर हम ज्यादा पुरानी हिस्ट्री के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है, येलो, ब्लू, रेड, डार्क ब्लू लाइंस आपके सामने शो हो रही हैं। अगर आप इसमें देखें तो एक्स एक्सिस पे आपके पास ईयर्स हैं 1500 टू 2000 तक, और वाई एक्सिस में रिलेटिव लेवल है उनका, भाई पावर का रिलेटिव लेवल है। अगर हम इसमें बात करने की कोशिश करें तो आपके पास दिस इज यूएस, ठीक है, दिस इज चाइना, रेड इज चाइना, ब्रिटिश इज डार्क ब्लू एंड डच इज येलो। ठीक है। अब जो मैं अभी बता रहा हूं बस आप उसको समझते जाएं। अभी आपको एट द एंड बताऊंगा आपने याद क्या करना है, क्या याद नहीं करना। अभी सिर्फ फोकस रखें चीजों को समझने में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए नहीं कि इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा, आ भी सकता है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आप लोगों ने समझना इसलिए है कि यही वो टॉपिक है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे
तो जितने ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं आपको इंटरनेशनल इश्यूज में आपको बताएंगे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, गजा क्राइसिस जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट पावर पॉलिटिक्स चल रही हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बातें चल रही हैं, ब्रिक्स क्या कर रहा है, एससीओ क्या कर रहा है, ठीक है, सार्क का क्या रोल है। इसी तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे जब आएंगे, पाक यूएस रिलेशन देखेंगे, पाक चाइना रिलेशन देखेंगे, इंडिया यूएस रिलेशन देखेंगे। तो आपको जब ये बैकग्राउंड क्लियर होगा कि भाई ये चीजें हम एक वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, जब आपका एक बैकग्राउंड चीजों का क्लियर होगा तो आगे चीजें आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी होंगी। तो इस वजह से इस टॉपिक को मैंने आज सेकंड लेक्चर के अंदर रखा है, क्योंकि दिस विल बिल्ड द बेसिस फॉर यू फॉर आवर अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, एट द एंड हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो दिस इज द रेड, रेड शोज चाइना। तो चाइना वाज द पावर बैक इन टू इन 1500, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जा उसका स्लोप गिरा, वो डिक्रीज करता गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश राइज करना शुरू हुए। यू कैन सी के 1857 में ब्रिटिश वर द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल जो थे, वो एक एम्पायर बन गया हुआ था। यहाँ पे अगर आप 1850s में देख रहे हैं, उसके अलावा बाकी तीनों एम्पायर बहुत नीचे चले गए। फिर उसके बाद ब्रिटिश की पावर कम होनी शुरू हो गई, और फिर ब्लू के अंदर देखेंगे, जब अमेरिका बना तो अमेरिका पीक पे पहुंचा 1950s में, और उसके बाद से उसकी पावर फर्दर डिक्लाइन होना शुरू हुई, और रेड ग्राफ दोबारा से राइज करना शुरू हुआ, यानी चाइना फर्दर राइज करना शुरू हुआ। तो ये अगर हम 500 साल हिस्ट्री को एनालिसिस करें तो इसमें नजर आएगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही पावर है जो कि बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल उसका कर्व आता जा रहा है और वही हमेशा से पावर के अंदर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं हमेशा से, कभी ना कोई पावर ऐसी है जो कभी राइज हुई, कभी उसका फॉल आया, फिर राइज हुई, फिर फॉल आया, ठीक है। तो यही चीज है आपके वर्ल्ड ऑर्डर में। अब जो कंट्री राइज करती है उसकी डिक्टेशन चलती है, जो कंट्री डाउनफॉल के अंदर चली जाती है फिर वो बातें मानती है बाकी कंट्रीज की। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो आपके पास नजर आएगा हिस्ट्री के अंदर, हम ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री से अगर स्टार्ट करें तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, आप में से काफी स्टूडेंट्स आईआर के भी स्टूडेंट होंगे, किसी ने ब्रिटिश हिस्ट्री भी रखी होगी, यूएस हिस्ट्री भी रखी होगी, या आपके पास आईआर आपने स्टडी किया होगा। तो आपने डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 कब लड़ी गई, 1914 से ऑनवर्ड। वर्ल्ड वॉर 2 कब लड़ी गई, 1940s, 1939 टू बी प्रिसाइज स्टार्ट हुई। यानी ये दो वॉर्स हुई हैं फ्रॉम 1914 टू 1918 तक थी एक, और दूसरी रही 1939 से 1945 तक। तो भाई 20 साल के वक्फे के बाद दो मेजर वर्ल्ड वॉर्स लड़ी गई। अब इन वर्ल्ड वॉर्स के अंदर आप देखें तो देयर वाज नो सिंगल कंट्री व्हिच वाज डोमिनेटिंग ऑल ओवर अदर कंट्री। देयर वर मल्टीपल कंट्री जो अपनी बातें मनवाना चाहते थे, और इस वजह से इनके वॉर्स हुई। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर देखते हैं तो आपके पास डिफरेंट एम्पायर्स थे। आपके पास ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर था, आपके पास ओटोमन एम्पायर था, आपके पास जर्मन थे, आपके पास ब्रिटिश एम्पायर था। तो उन्होंने आपस में दे फॉट विद ईच अदर, ब्लॉक्स बने, दो ब्लॉक्स बने, एंड देन दे डिफीटेड द अदर कंट्रीज। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी यही हुआ। एक साइड पे आपके पास था रशिया, यूएसए, ब्रिटिश, फ्रांस, दूसरी साइड पे जर्मनी था और जापान था। दे वर द राइजिंग पावर्स। वो एट दैट टाइम पीक टू पीक चल रहे थे। कोई इकोनॉमी में आ गया था तो कोई सिक्योरिटी में आ गया था। किसी की डिफेंस पावरफुल थी तो किसी के पास एक वेस्ट एरिया था, उसके पास एक ह्यूज मैन पावर अवेलेबल थी। जैसे ब्रिटिश की बात करें, टेक्नोलॉजी में आगे जर्मन थे, यूएस आगे इकोनॉमी के अंदर था, जापान जो था वो रिजिलियंस में अपने आगे था, उसकी जो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। तो डिफरेंट चीजें थी डिफरेंट कंट्रीज के पास एट दैट टाइम। तो हर कोई आपस में लड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसको हम कहेंगे एट दैट टाइम दैट वाज द टाइम ऑफ मल्टीपोलैरिटी। एवरी कंट्री वांट्स टू डिक्टेट इट्स टर्म ऑन अदर कंट्री। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो यूएस का फर्दर राइज शुरू हो जाता है, और उसके बाद उसके ओपोजिंग कंट्री कौन सा होता है, यूएसएसआर, ठीक है। जिसमें ना सिर्फ अब दो कंट्रीज की लड़ाई चलती है बल्कि दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई चलती है। यूएसएसआर कहता है कि भाई कम्युनिस्ट जो है ना वो चीज अब जो आइडियोलॉजी है वो दुनिया के अंदर हम अप्लाई करेंगे। कम्युनिस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें पूरी चीजें स्टेट कंट्रोल करता है और स्टेट बताता है कि भाई तुमने खाना इतना है, ठीक है, जो बाकी बच गया वो स्टेट का, चाहे तुम जितने मर्जी कमा लो,
तुम्हारे लिए सिर्फ उतना ही है जितना तुम्हारी जरूरत को पूरी कर रहा है, बाकी वो स्टेट का चला गया। तो कैपिटलिस्ट कहता है कि भाई प्रॉफिट के ऊपर आप चलेंगे, आप जितनी मेहनत करें उतना ज्यादा कमाएं। तो ये यूएस की आइडियोलॉजी थी। तो इन दोनों के दरमियान एक कोल्ड वॉर चलती है। कोल्ड वॉर क्यों है, इसको कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कभी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं की, इनडायरेक्टली लड़ते रहे। जैसे अफगान इन्वेजन की बात करें, यूएसएसआर ने इन्वेड किया, दूसरी साइड से यूएस ने पाकिस्तान को कहा कि भाई आप तालिबान बनाए और जरा हमारी इसमें हेल्प तो करें। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, मुझे डॉलर दो, मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाऊंगा और उधर जाके मैं लड़ूंगा, मेरे लिए भी सर्वाइवल की जंग थी। तो हम देखते हैं कि दोनों एट दैट टाइम आपस में लड़ते रहे। और ये टाइम था 1950 से आपका 1999 1990s तक। अब इसमें इस इरा को हम क्या कहेंगे, इस वक्त का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको हम कहेंगे बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, बाईपोलर, क्योंकि दो पोल थे। एक साइड पे कौन था, यूएसए था, और दूसरी साइड पे कौन था, यूएसएसआर था। अब एट इन 1991 यूएसएसआर का फॉल आता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, 15 कंट्रीज उसमें से निकलती है, रशिया वाज वन ऑफ देम। उसके बाद फुकुयामा लिखता है कि भाई अब एंड ऑफ हिस्ट्री है, अब इसके बाद कोई वॉर्स नहीं होंगी, एक ही सिविलाइजेशन है, यूएस सिविलाइजेशन, वो डोमिनेट करेगी। ग्लोबल जो वैल्यूज हैं, गवर्नेंस है, इकोनॉमी है, वो सब डिक्टेट करेगा यूएस। इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो यूएस को काउंटर कर सके। ये था फुकुयामा ने कहा, द एंड ऑफ हिस्ट्री, उसने अपना एक आर्टिकल लिखा और उसके ऊपर उसने ये बात की। 1991 के अंदर ये बात चल रही है, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है। अब यूएस कहता है कि मेरे मुकाबले में तो कोई कंट्री नहीं है। अब उसके बाद हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2 डेकेड्स के अंदर ही, विद इन 2 डेकेड्स चाइना इमर्ज्ड एज अ राइजिंग पावर। और आज अगर आप देखें तो चाइना इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस से आगे चला गया। जीडीपी की बात करें तो इट इज अ मैटर ऑफ ईयर्स ओनली, और मे बी अ डेकेड, जब चाइना की इकोनॉमी यूएस से लीड कर जाएगी। तो अब हम इस टाइम के अंदर आ गए हैं जब चाइना राइज कर रहा है, यूएस की पावर को थ्रेट किया जा रहा है। दूसरी साइड पे रशिया है, रशिया कहता है मैं नहीं आपकी बातें मानता। यूक्रेन के अंदर इन्वेट किया, यूएस कहता रहा भाई तुम इन्वेट करोगे, तुम पे सैंक्शन लगेंगे, तुम्हारे डॉलर्स को कॉन्फिस्केट कर लूंगा, तुम्हारे ऊपर टेक्नोलॉजिकल सैंक्शन लगा दूंगा, गैस सप्लाई कट कर दूंगा। रशिया सेड ओके नो प्रॉब्लम, कर दो, कोई मसला नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूएस की बातें नहीं मानी गई। उसकी जो एक गवर्नेंस सिस्टम था, कहता भाई मेरी डिक्टेटरशिप चलेगी। तो यार डिक्टेटर को आप जब ना कर रहे हो जाके, तो उसका मतलब है या तो वो डिक्टेटर की पावर खत्म हो गई है या दूसरा बंदा पावरफुल हो गया। तो इसका मतलब है कि रशिया अब अपना जो है वो इन्फ्लुएंस वापस आता है, कि भाई जो सेंट्रल एशियन रीजन है, जो ईस्ट एशियन रीजन के कंट्रीज हैं, इसके अलावा जो आपके पास ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, उसके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस चलेगा, मेरी वैल्यूज चलेंगी। क्यों, रशिया क्यों कहता है ये? कहता है भाई देखो मेरे पास इतना बड़ा एरिया है, मेरे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। यूएस के बाद जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी आती है वो रशिया की आती है। तो इस वजह से रशिया भी अब राइजिंग पावर आने शुरू हो गया। उसके बाद अब मिडिल पावर्स का रोल बड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 20th सेंचुरी में आपके पास एम्पायर्स होते थे, यानी इंडिया सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो मिडिल पावर जो थी वो एम्पायर्स के साथ मिलकर एम्पायर्स को पावरफुल बनाती थी। अब मिडिल पावर्स जैसे तुर्की है, इंडिया है, इसी तरह मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, दे हैव नाउ स्टार्टेड कि भाई यूएस जो मर्जी करता रहे, चाइना जो मर्जी करता रहे, हम वो करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट के लिए बेहतर होगा। तो अब मिडिल पावर जो है वो राइज कर रहे हैं। तो आज के जो हम टाइम में खड़े हैं, इसको हम कहते हैं कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। यानी जो पहले वर्ल्ड ऑर्डर था, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर यूएस डिक्टेट कर रहा था, दैट इज नाउ फॉलिंग, एंड देयर इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस हेजेमनी राइट नाउ। नाउ वी विल सी कि कौन से फैक्टर्स हैं। ये तो अभी आपको सिर्फ ब्रीफ बताया। अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यूएस की हेजेमनी को थ्रेट है, क्या थ्रेट है, और कैसे ये थ्रेट पाकिस्तान पे इम्पैक्ट करेगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल, मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा सा हिस्ट्री समझने में मुश्किलात आती हैं या ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उनके लिए हमने थोड़ा सा बेसिक्स को कवर किया। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं कि अब अगर आपने एक कंट्री को उसकी पावर को मैयर करना है तो कैसे मैयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तो इतना बेहतर नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे हम दुनिया की पावरफुल कंट्री बनने जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। यूएस हैज गुड एजुकेशन सिस्टम, चाइना हैज गुड एजुकेशन सिस्टम, incentiveness and technology, US is still leading in this domain. Competitiveness in global markets, चाइना चाइना को तो कोई compete कर ही नहीं सकता। यूएस और यूरोपियन मार्केट्स चाइना को compete करने के लिए टैरिफ लगाती हैं कि भाई ताकि चाइना की तरफ से आने वाली प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाए। पाकिस्तान ने भी चाइना के साथ इस तरह के मामला किए हैं, टैरिफ लगा दिए हैं, हमारी इंपोर्ट फंस जाती है। सालों साल जो कंटेनर्स मंगवाते हैं जो इस बिजनेस से वाबस्ता होंगे उनको बेहतर आइडिया है कि हाउ वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर मार्केट और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज वी कैन नॉट कम्पीट द competitiveness and productivity in China. इकोनॉमिक आउटपुट की बात करें तो यूएस इज लीडिंग। शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो इसके अंदर चाइना का शेयर बढ़ता जा रहा है। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो यूएस का डिफेंस बजट सबसे ज्यादा है, सो इट मींस कि यूएस की इकोनॉमी, यूएस की मिलिट्री स्ट्रांग है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यूएस का डॉलर जो है वो यूज होता है ग्लोबल फाइनेंशियल करेंसी, और रिजर्व करेंसी भी यूएस डॉलर है। तो इट मींस इन इन दीज पैरामीटर्स, एक रैंडम पैरामीटर्स रखे हैं आपके सामने। अगर आपने किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ को देखना है तो आप इन पैरामीटर्स पे देखेंगे, और अगर हम इन पैरामीटर्स को एवेलुएट करें तो यूएस इज स्टिल द लीड अमंग ऑल अदर कंट्रीज। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यूएस वर्सेस चाइना की, तो क्या यूएस की आइडियोलॉजी है इस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। यूएस यानी यूएस की जो आइडियोलॉजी है, जो वर्ल्ड ऑर्डर हमने बताया कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको थ्रेट आ रहा है, वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर यूएस ने बनाया आफ्टर 1991, और उसमें उसने कुछ चीजें सेट की कि भाई मेरी डोमिनेंस होगी हर जगह। अब उसने अपनी डोमिनेंस को कैसे इंश्योर किया, कोई बता सकता है कि हाउ यूएस इज ट्राइंग एंड हैज एक्चुअली अप्लाइड दिस थिंग कि वो अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करे। जब वो डोमिनेंस इंश्योर करेगा तो वो ग्लोबल हेजिमोन होगा और उसकी बात मानी जाएगी। तो वो कैसे उसने अपनी हेजिमनी इंश्योर की है अभी तक। जी मारिया आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने वेलकम। अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। जैसे आईएमएफ में ऑलमोस्ट 80 to 90% यूएस के शेयर्स हैं। तो आईएमएफ से जो कंट्रीज लोन लेंगी, जब तक यूएस की सपोर्ट नहीं होगी तो आईएमएफ उन्हें नहीं देगा। तो उसकी वजह से ठीक है। मजबूरन उन्हें यूएस की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। तो एक आपने यहाँ पे बताया कि द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमेरिका ने इंस्टीट्यूशन जैसे बनाए कि उसमें उसकी डिक्टेशन चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने आईएमएफ की एग्जाम्पल दी, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यही एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आईएमएफ, जैसे पाकिस्तान की बात कर लें, आईएमएफ पाकिस्तान को अभी तक बेल आउट पैकेज जो $8 बिलियन का है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर हार्श कंडीशंस रखेंगी, अभी तक उसने इसको अप्रूव नहीं किया। लास्ट मंथ अप्रूव होना था लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यूएस कहता है कि भाई ये चाइना कहाँ से आ गया, आप चाइना को डेट रीपे कर रहे हो तो मेरे पैसे क्यों ले रहे हो, मैं तो नहीं दूंगा। तो अब चाइना से डेट रीपेमेंट को आप जो है वो रीनिगोशिएट करें। ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ कोर्सिव इंस्टीट्यूशन जो कि यूएस ने स्टैब्लिश किया हुआ है और वो अपने डोमिनेंस को इंश्योर रखता है। दूसरी चीज जिससे वो इंश्योर रखता है डोमिनेंस को, आई विल आस्क फ्रॉम महविश, वो क्या है अदर देन दिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर यूएस जो दूसरी चीज मेनली इन्फ्लुएंस रखता है उसके थ्रू, वो सर उसकी मिलिट्री डोमिनेंस है। जिस तरह वो अपनी एडवांस मिलिट्री है उसकी दुनिया में, और जिस तरह से वो बेसिस और अलायंसेस बना रहा है, जैसे नेटो के अंदर उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उस तरह से भी काफी ज्यादा अपनी हेजमनी को मेंटेन रखता है। तो जी, अदर देन दिस सर आपने पॉलिटिकल इसमें, ऑलराइट, इसमें आपने बताया कि भाई यूएस नेटो का बड़ा रोल है, तो दैट इज यस। राइट। यस सर। नेटो में किस तरह यूएस जो है वो अपनी मिलिट्री के साथ जो अपना अलायंस सिस्टम है, एक चीज आप बताना रह गए, या इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं कि अलायंस सिस्टम यस कि सर। यूएस की पावर जो है वो इमर्ज करती है, आप म्यूट कर सकते हैं। यूएस की पावर इमर्ज करती है बिकॉज ऑफ इट्स अलायंस सिस्टम। यूएस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज, अगर बाकी कंट्री से कंपैरिजन करें तो यूएस का अलायंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है।
इकोनॉमिकली अलाइज आर डिपेंडेंट ऑन यूएस, ठीक है, मिलिटरीली दे आर डिपेंडेंट ऑन यूएस, ठीक है, यूएस नेटो को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो इसका यूएस ने ही बेसिकली इसको यूरोपियन यूनियन को डोनेशन दी थी, एड दी थी, ठीक है, ताकि वो रीइमर्ज कर सके। तो वहां से उसका अलायंस सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस वजह से डोमिनेंस को कंट्रोल रखता है। अब अलायंस सिस्टम कैसे काम करता है, आप एग्जांपल ले लें नॉर्थ कोरिया की। अब नॉर्थ कोरिया को यूएस कहता है कि इट इज अ रोग स्टेट, ठीक है, इट इज अ पेरिया स्टेट, मतलब कि ये वो स्टेट है जो इंटरनेशनल जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उसको नहीं मानती। अब उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगा देता है। उसकी सैंक्शन से खाली फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि भाई उसके साथ वाले जो उसके सपोर्टर्स हैं वो भी सैंक्शन लगा दें। जैसे पूरा यूरोपियन यूनियन यूएस सैंक्शन लगाएगा तो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन पे लग जाएंगी, ठीक है, डॉलर के भी सैंक्शन लग जाएंगी। यूएस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जो जो भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है ग्लोबली, वो कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूएस। तो ऑटोमेटिकली यूएस की सैंक्शंस ट्रांसलेट होगी थ्रू इट्स अलायंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो कंट्री जिस पे यूएस सैंक्शन लगाएगा वो ऑटोमेटिकली बाकी ट्रेड ऑफ से कट होती जाएगी। लेकिन अब इस पे थ्रेट किया जा रहा है, इसको क्वेश्चन किया जा रहा है। इब्राहिम आप बताएं, अदर देन दिस, हाउ यूएस ट्राइज टू इंश्योर इट्स डोमिनेंस? सर इसकी जो अपनी करेंसी है डॉलर, क्योंकि सर दुनिया भर में जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो डॉलर के थ्रू होता है, और स्पेशली जिसको एक और नाम दिया जाता है पेट्रो डॉलर की वजह से हर इकोनॉमी वन वे और दी अदर इसी डॉलर पे ही डिपेंडेंट है। तो सर ये भी एक तरह है जिसके थ्रू अपनी डोमिनेंस मेंटेन करता है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे यूएस डॉलर का एक्सप्लेन कर दिया, फिर यूएस सुपर पावर इन टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेनली चीजें कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? चाइना से नहीं ओरिजिनेट हो रही, यूएस से ओरिजिनेट हो रही। तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो लीड है वो यूएस की सबसे ज्यादा है। फिर वो अपनी कल्चरल हेजिमनी को बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करता है। जो उसकी मूवीज हैं, जो उसका एक सिनेमा सिस्टम है, जितना भी जो भी कल्चर है, दैट इज बेसिकली used as a tool to propagate यूएस मेंटालिटी, यूएस कल्चर, यूएस नॉर्म्स। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से यूएस अपनी एक स्ट्रेंथ को इंश्योर करने की कोशिश करता है। बट दिस थिंग इज बीइंग चैलेंज। देयर इज अ ड्रैगन इन द रूम एंड दैट इज कॉल्ड चाइना। चाइना इज नाउ थ्रेटनिंग यूएस सर्वाइवल, यूएस डोमिनेंस। और इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत मसले हो रहे हैं यूएस को। कभी उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना की हजम नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर यूएस मार्केट में है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगनी शुरू हो गई हैं। कभी उसको जो उसका हवावे एक टेक्नोलॉजी है, जो एक उसकी कंपनी है जो इनोवेशन लेके आती है, वो हजम नहीं हो रही। कभी उसको उसका सोशल मीडिया टिकटॉक प्लेटफॉर्म हजम नहीं होता। तो आप देखते हैं कि यूएस को जो मेजर जिसने थ्रेट किया है वो है आपके पास चाइना, ठीक है। अब चाइना का क्या वर्जन है वर्ल्ड ऑर्डर का? हमने यूएस का तो देख लिया, यूएस कहता है मेरी बात मानो तो फिर ठीक है, नहीं मानोगे तो बस आप मेरे साथ नहीं हो तो आप किसी के साथ नहीं। अब चाइना बेसिकली ट्राइज टू क्वेश्चन यूएस अथॉरिटी। एक मिनट मुझे देखिए दीजिएगा, आई एम कमिंग बैक। जी सॉरी फॉर द ब्रीफ इंटरप्शन। अच्छा, अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना कैसे लीड की कोशिश कर रहा है, चाइना का क्या वर्जन है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का? चाइना के साथ ग्लोबल साउथ को भी शामिल किया जा सकता है इस वर्जन में। वो बात करता है मल्टीपोलैरिटी की, यानी देयर शुड नॉट बी ओनली वन कंट्री हु कैन डिक्टेट द टर्म्स, देयर मस्ट बी अदर कंट्रीज, ताकि ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कंट्रीज के अंदर आता है वो इंटरनेशनल भी है। चाइना का वर्जन ये है। क्यों? क्योंकि इससे चाइना को फायदा है, बाकी रशिया को फायदा है, ऐसी कंट्रीज को फायदा है, यूएस का रोल कम होगा। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करता है।
एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात क्यों करता है कि भाई जो मैं कह दूं या जो कोई कंट्री कह दे उसकी बातों को मान लेना चाहिए। जैसे चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी जो है उस पे चाइना की हेजेमनी है, बट यूएस उसको क्वेश्चन करता है। तो यहां से कहता है कि भाई एब्सोल्यूट सोवरेनिटी हो टेरिटरी के अंदर यूएस की किसी ना किसी कंट्री के अंदर इन्वेड ना करे। जैसे यूएस ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में, इराक में, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को जो चाइना है वो डिसलाइक करता है। सिक्योरिटी रूटेड इन इंटरनेशनल कॉन्सेंसस, यानी वो कहता है कि सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेशनल कॉन्सेंसस पे होनी चाहिए, कि आपने अगर किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाने हैं तो उस पे इंटरनेशनल कॉन्सेंसस हो, ना कि एक यूनिलेटरली आप उस पे इम्पोज कर दें, जैसे ईरान की एग्जांपल है। स्टेट डिटरमिन ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन ईच कंट्री सर्कमस्टांसेस, जैसे जी यूएस कहता है कि चाइना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। अब चाइना यूएस को ये नहीं कहता कि भाई तुम उधर इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वो भी तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। चाइना कहता है कि यू शुड डील विद योर वर्जन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आई शुड डील विद माई ओन वर्जन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो नो वन शुड डिक्टेट अदर कंट्री के आपने ह्यूमन राइट्स को कैसे डील करना है। तो ये एक चाइना का वर्जन है। इसके अलावा चाइना कहता है कि जितने भी ग्लोबली आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसका सिर्फ एक ही हल है और वो है डेवलपमेंट, और इससे चाइना को फायदा है। चाइना कहता है कि मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ पहले आएगी, बाद में दूसरी चीजें आएंगी। एंड चाइना वांट्स टू एंड द यूएस डॉलर डोमिनेंस। उसकी रीजन कि भाई अगर फ्यूचर में यूएस चाइना की वॉर होती है तो सैंक्शंस लगेंगी चाइना के ऊपर भी। तो अगर डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो चाइना की जो ट्रेड है बाकी कंट्रीज के साथ वो मुतासिर नहीं होगी। ये चाइना की जो है वो एक अप्रोच है। अब चाइना किस तरह अपना वर्जन स्प्रेड करने की कोशिश करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहला उसमें आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें जो 150 कंट्रीज के साथ वो उसने डेवलपमेंट के मुआहदे किए हैं। ये फर्दर हम देखेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में, जिसमें वो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स टू एलिविएट पॉवर्टी या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें वो ईस्ट एशियन कंट्रीज को या रीजनल कंट्रीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी से। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के नो टू ब्लो कन्फ्रंटेशन, जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए सिक्योरिटी के जो कि कंट्रीज की सिक्योरिटी को इंश्योर करें। और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, जिसमें वो कहता है कि कंट्रीज विद डिफरेंट सिविलाइजेशंस एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट विल हैव डिफरेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल। यानी इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसे आप सऊदी अरेबिया है, वहां पे डिक्टेटरशिप है, तो वो डिक्टेटरशिप वहां पे सूट कर सकती है। जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पे डिक्टेटरशिप है, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो यूएस का मॉडल सिर्फ एक है, डेमोक्रेसी है। जहां पे उसको अपने इंटरेस्ट नजर आते हैं वहां पे डेमोक्रेसी बैक बर्नर पे चली जाती है। तो यही चीज तो चाइना कहता है कि भाई जो जिस कंट्री को सूट कर रहा है उसको वहां पे उसी तरीके से रहने दिया जाए। और इससे इन चीजों से काफी कंट्रीज जो हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं, अपीज हो रहे हैं। एंड ये कंट्रीज मोस्टली ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। और इसमें जो मेन कंट्रीज का रोल आपको नजर आएगा वो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। अब ये तो चीजें जो थी वो थोड़ी बेसिक थी। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दें। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या लगता है वर्ल्ड ऑर्डर कौन से ड्राइवर्स की वजह से चेंज होता आपको नजर आ रहा है इन योर वर्ल्ड। इसमें इसको मेजर डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इसके फर्दर फैक्टर्स देखेंगे। जी शराज, कौन से फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? सो दिस कैन बी द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको एंड पे मैं लिखवाऊंगा। जी शराज, आप बताएं। सर इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स हैं। पहले तो ये डी डॉलराइजेशन है। काफी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आप को अनकपल कर लिया है, डॉलर से हटाना स्टार्ट कर दिया अपने आप को। उसकी वजह से एक फैक्टर ये है कि मल्टीपोलैरिटी जो है वो फैल रही है। सेकेंडली अमेरिका की जो हेजेमोनी थी, जो वॉर्स वगैरह की वजह थी, वो भी अब उस तरह से नहीं रही है जिस तरह से अफगान वॉर में उनको एक धचका लग चुका हुआ है। और यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने अटैक किया हुआ था, उनका ये ख्याल था कि अमेरिका उनके करीब आएगा या सपोर्ट करेगा। अभी भी यूक्रेन उनसे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए वो कह रहा है कि हमें इजाजत दी जाए रशिया के टेरिटरीज को हिट करने के लिए, लेकिन अमेरिका उस तरह से बिल्कुल इजाजत नहीं दे पा रहा क्योंकि उसको पता है रिटेलिएशन होती है। तो इस तरह के अब मिलिट्री डोमिनेंस भी उसका थोड़ा सा खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है और अमेरिका की जो हेजेमनी पहले थी वो उस तरह से अब रह नहीं गई है। राइट। फिजा आप बताएं, फिर मैं अपने एक्सप्लेन करूंगा। सर अगर हम इसको डिवाइड करें तो फर्स्टली हम लूप होल्स देखेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास मतलब वर्ल्ड ऑर्डर है, लाइक यूएस हमारे पास हेजमनी है तो हम उसके लूप होल्स देखेंगे।
जैसे अभी इन्होंने बोला है कि उनका मतलब इतना इन्फ्लुएंस पहले की तरह नहीं रहा। जैसे अफगानिस्तान में रहा, ईरान उनका राइवल है, जैसे ईरान राइवल था तो अब वो सऊदी अरब के साथ उसकी भी रिकंसिलेशन हो गई है। और दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी पावर्स आ रही हैं लाइक चाइना, और जैसे आजकल युआन वगैरह में भी डील्स चल रही हैं जिससे डॉलर की भी लाइक अभी कम है, मतलब आगे जाकर और कम हो सकती है। तो उस चीज को भी हम ऐड कर सकेंगे कि और पावर्स भी आ रही हैं, और अमेरिका भी मतलब एज कम्पेयर टू पास्ट अभी वैसे हेजमनी में नहीं है। अच्छा जी, मैं अब इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। आप सबने इसको कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूशन मैं इस वजह से भी लेता हूँ सबकी, क्योंकि क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव रहे। एक ही आवाज सुन सुन के कई स्टूडेंट्स को नींद आ जाती है, तो इसलिए कि उनको नींद ना आए और नींद से जागें कि पता नहीं कोई आवाज नहीं आ गई है तो कुछ नया आएगा। इस वजह से भी आप लोगों की इनपुट ली जाती है, और इस वजह से भी ली जाती है कि क्लास को इंटरेक्टिव बनाया जाए, और आपकी ओपिनियन भी मैटर करती है हम सब के लिए। अच्छा, अब ड्राइवर्स कौन से हैं जी इस सब में? सबसे पहले हम शुरू करें। हमने इसको डिवाइड कर दिया है। मैंने इसको 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है अपने तौर पे। आप इसको फर्दर कैटेगरीज में भी कर सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंड हो। इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स बाद में स्लाइड में ऐड कर दिए थे जो मुझे समझे कि ये भी ऐड हो सकते हैं। हम इसको देखें, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेरिका की हेजेमनी इन क्वेश्चन आ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, यानी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना वही है जो अमेरिका की हेजेमनी को थ्रेट करे, इसके अलावा तो कोई नहीं है, क्योंकि करंट वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस ही डोमिनेंट है। तो जहां पे यूएस को थ्रेट आएगा जिस जिस चीज से, वही वो थ्रेट्स होंगे जो कि ग्लोबल हेजेमनी को, सॉरी, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को आएंगे। सबसे पहला है पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक, और फिर सिक्योरिटी डायनामिक्स, या ये पैरामीटर। पॉलिटिकल पैरामीटर्स में सबसे पहले कुछ कंट्रीज हैं जो कि यूएस को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अंदर 4 ऐसे मेन कंट्रीज हैं जिसके अंदर रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल है। उसके बाद कुछ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसके अंदर से अमेरिका की जो एक पॉलिटिकल उसकी जो इमेज है वो डैमेज हो रही है, जिसमें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा जो उसका पॉलिटिकल रोल था इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, वो उसके कुछ एक्ट्स की वजह से डैमेज हुआ। अभी हम ये सारी चीजों को देखेंगे। फिर जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, द इमर्जेंस ऑफ ब्रिक्स है, दैट हैज आल्सो चैलेंज्ड द पॉलिटिकल हेजेमनी ऑफ यूएसए ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिक अगर हम देखें तो जो डॉलर के ऊपर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है, युआन के अंदर कंट्रीज आपस में जो है वो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके ये भी बेसिकली जो एक वॉइस है ग्लोबल साउथ की, अभी इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो वॉइस है ग्लोबल साउथ की, ये भी एक मेजर रोल प्ले कर रही है आपके ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में। फिर अगर हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करें तो यूएस का रोल डिफरेंट एरियाज में जहां पे फाइट हो रही है वहां पे बड़ा फॉल कर रहा है। जैसे मिडल ईस्ट की बात कर लें, एंड द रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो एडवांस चिप्स हैं उसके अंदर जो कंपटीशन चल रहा है, इसके अंदर जो हेजेमनी की बात चल रही है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, उसको कंट्रीज ने सिक्योरिटी क्वेश्चन बना दिया कि भाई मेरे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी आ गई तो दूसरे के पास ना जाए। क्यों? क्योंकि जी मैं उस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, तो मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, तो मेरे पास कंट्री रहे, वो कंट्री मेरे पे डिपेंडेंट हो। पहले क्या होता था ग्लोबलाइजेशन में कि चलो मेरे पास है, आप भी इसको एंजॉय कर लो, ठीक है, हम मिलके खाएंगे और मिलके जो है वो पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे। ये कुछ गोल्डन इरा आया था ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलिज्म का, आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर, और तकरीबन कोल्ड वॉर के अंदर भी ये चलता रहा। लेकिन आप कहते हैं कि भाई मेरे पास रहे चीज, उसके पास ना जाए। उसके पास क्यों ना जाए? वो जाएगी तो वो उसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज कर लेगा। अभी मैं आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बताऊंगा कि भाई लिथियम बैटरी मैं बना रहा हूँ, तो लिथियम का कंट्रोल मेरे ऊपर है, वो उसके ऊपर क्यों जा रहा है? उसके पास जाएगा दूसरे कंट्री के पास, तो वो तो इसको मिसयूज करेगा, सैंक्शन लग जाएंगी, तो मैं तो क्या करूंगा? मैं तो बेचारा सप्लाई चेन मेरी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये जो थॉट्स आ गई हैं इंटरनेशनल आपकी पॉलिटिक्स में, ये पहले नहीं थी। तो ये चीजें ऐसी हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यूएस हेजेमनी को क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं। अब हम पॉलिटिकल फैक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपके पास आ जाते हैं जी। सबसे पहला जो मैंने बताया कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि थ्रेट कर रही हैं यूएस की जो बेसिक पावर है। कौन कौन सी? रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड ईरान। ईरान से अगर मैं शुरू करूं,
ईरान कहता है, ये आप इसको इसके मैंने वो लिखे हुए हैं आर्गुमेंट्स, एक दो याद कर लीजिएगा स्टैट्स के तौर पे, लेकिन मैं आपको वैसे ही ब्रीफ कर देता हूँ कि ये कैसे थ्रेट कर रहे हैं। ईरान कहता है कि मिडल ईस्ट मेरा है, इस मिडल ईस्ट के अंदर यूएस क्यों डिक्टेट करता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो उसका इशू क्रिएट होता है, उसमें वो रिटेलिएट करता है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, ठीक है। वो यूएस की सैंक्शन उसके ऊपर लगी है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनली कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है थ्रू डिफरेंट मीन। दूसरा, चाइना। चाइना बेसिकली थ्रेट करता है यूएस की पॉलिटिकल एक फोर्स को, एक उसकी पॉलिटिकल जो उसका फेस है उसको थ्रेट करता है इन मेजर कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अगर यूक्रेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है तो चाइना ने डायरेक्ट जो है वो उसको रशिया को नहीं कहा कि भैया आपकी गलती है, यूएस के साथ उसने उसकी हाँ में हानि मिलाई और रशिया को उसने सपोर्ट किया। रशिया की इकोनॉमी इस वजह से भी स्टैब्लिश है क्योंकि उसका तो कट ऑफ हो गया सारा यूरोपियन यूनियन से, उसकी गैस जो भी जा रही थी, जहां से उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, उसको अब मेजर सहारा दिया है चाइना ने। चाइना कहता है टेंशन ना ले, मैं हूं, मैं आपकी चीजें परचेज करूंगा, और जो रशिया की जो करेंसी है उसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेजर इंसिडेंट्स हैं जहां पे चाइना जो है वो क्वेश्चन कर रहा है यूएस के पॉलिटिकल एक क्लाउड को। दूसरी साइड पे नॉर्थ कोरिया, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो थ्रेट करता है यूएस को, उसके अलाइज को, और बेसिकली ये न्यूक्लियर आर्मामेंट में जो उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से यूएस कहता है कि यार ये तो, यूएस बेसिकली अलाय है साउथ कोरिया का, और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में लड़ाई चलती रहती है इस कोरियन पेनिनसुला में। तो वो पेनिनसुला भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए कि भाई साउथ कोरिया बिल्कुल चाइना के साथ है। तो अगर साउथ कोरिया के साथ यूएस के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, कंट्रोल रहेगा उस रीजन में, तो चाइना के ऊपर वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। और उसी के साथ जापान है, साउथ कोरिया के साथ जो कंट्री है वो जापान है। अब जापान, साउथ कोरिया और यूएस एक बहुत ही एक नेक्सस बनाते हैं। तो ये आपस में कंट्रोल रखना चाहते हैं इस एरिया का, चाइना पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। लेकिन इस पे जो ये वाला कंट्री है नॉर्थ कोरिया, ये बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है यूएस के लिए। कभी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब के कर रहा है। तो ये चीज जो है वो यूएस को बर्दाश्त नहीं होती, और आप उसके पॉलिटिकल क्लाउड को चैलेंज कर रहे हैं। यानी क्लास के अंदर कोई मॉनिटर है और कोई बच्चा आगे उसको जो है वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम कैसे मॉनिटर हो, मैं इधर का मॉनिटर हूँ फॉर एग्जांपल। तो दिस इज द सेम केस विद नॉर्थ कोरिया। रशिया की एग्जांपल आपके सामने है। रशिया को उसने यूएसएसआर पहले होता था, उसको उसने डिसइंटीग्रेट किया। रशिया छोटे भाइयों की तरह यूएस के साथ थोड़ा सा अरसे में शुरू में मिलकर रहा। फिर जब से व्लादिमीर पुतिन आया, 20 साल से यहाँ पे रूल कर रहा है रशिया में, तो उसने रशिया को दोबारा उसका जो एंशियंट एक क्लाउड था वो वापस दिलाने की कोशिश की। इसमें जो मेन रोल प्ले किया वो था यूक्रेन और जो नेटो कंट्रीज हैं। रशिया ने कहा कि भाई नेटो को तुम संभाल के रखो, नेटो मेरे बॉर्डर पे ना आए, जब नेटो मेरे बॉर्डर में आएगा तो मैं इसको रिटेलिएट करूंगा। यूएस कहता रहा है ये मुझे जो है ना वो करेगा कुछ नहीं, मैं क्योंकि सुपर पावर हूं। तो यूएस इस माइंडसेट के साथ था। लेकिन रशिया ने अटैक कर दिया और इन्वेड कर दिया यूक्रेन में, और यहां से चैलेंज किया यूएस के पॉलिटिकल क्राउड को। तो ये चार अलायंसेज हैं जो कि कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं यूएस की सिक्योरिटी को, यूएस की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल हेजेमनी को ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन कर दिया उसी में। दूसरा ये था कि भाई जब उन्होंने सोचा कि जी यूक्रेन पे इन्वेड करेगा तो हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, पूरी कंट्रीज, सारी कंट्रीज इसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना उसके साथ ट्रेड कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जो है रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, इवन अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, और यूएस के यहाँ पे पॉलिटिकल क्लाउड को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ये चीज जो है वो बियरेबल नहीं है यूएस के लिए। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो जो तीसरी चीज है पॉलिटिकल क्लाउड को जो क्वेश्चन करती हैं, थ्रेट करती हैं यूएस के, वो है द पेलिंग रोल ऑफ, या द फॉलिंग रोल, या पैलिएटिंग रोल कह सकते हैं, ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाई यूएस ने कि मैं यूएनएससी में हूं तो यूनाइटेड नेशंस मेरी मनहूने मिन्नत है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आपको एग्जांपल दूंगी, इकोनॉमी में भी आ सकता है, पॉलिटिकल क्लाउड में भी आ सकता है। अब 5 साल से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो कमीशन है, यानी जो पैनल बनता है, जो आर्बिट्रेशन करवाता है कंट्रीज के दरमियान, जैसे चाइना कहता है कि भाई यूएस ने मुझ पे जो सैंक्शंस लगाई हैं वो अनफेयर हैं, वो ग्लोबल इंटरनेशनल जो फ्री ट्रेड की प्रैक्टिसेस हैं उसके खिलाफ जा रही हैं, तो मैं इस आर्बिट्रेशन पैनल के पास लेके जाऊंगा और वो फैसला करेगा। 5 साल से उस पैनल के जो है वो बंदे पूरे नहीं हो रहे, उसकी पोस्टिंग्स खाली हैं। तो ये इसमें जो वीटो कर रहा है, जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, दैट इज यूएसए। तो यूएस इटसेल्फ इज क्वेश्चनिंग इट्स ओन जो इंस्टीट्यूशन उसने बनाए थे। आईएमएफ के अंदर अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल को लिंक कर दें, ज्यादा एग्जांपल्स मैं आपको लोगों को नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी एग्जांपल को, जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में डाटा है हम इसी को डिफरेंट पॉइंट्स पे यूज करते हैं। आईएमएफ की अगर आप बात करें तो आईएमएफ जैसे पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज है, अभी भी उसके साथ अभी उसने रिलीज नहीं किया उसका जो पैनल बैठना है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो बैठता है, लास्ट मंथ भी उसको पास नहीं किया गया। रीजंस क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जी आप सीपैक को स्लो डाउन करें। इनडायरेक्टली तो यही है ना कि आप सीपैक को रीपे नहीं करेंगे तो चाइनीज फर्दर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे तो आपका सीपैक स्टॉल हो जाएगा। तो यही चीज जो है एम है यूएस का, एंड हेंस यूएस इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ से उसकी पॉलिटिकल क्लाउड डैमेज हो रही है। ब्रिक्स इज अ बिगेस्ट चैलेंज टू यूएस पॉलिटिकल क्लाउड। अब ब्रिक्स के अंदर क्या है जी, ब्रिक्स बात करता है, समिट्स करता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है दैट इज अ पैरेलल बैंक जो स्टैब्लिश करेंगे पैरेलल टू आईएमएफ। जिस तरह आईएमएफ बेल आउट पैकेज देता है कंट्रीज को, इसी तरह जो एडी इसका एनडीपी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो चाहता है कि हम जो है वो इस तरह बेल आउट पैकेज देंगे तो आईएमएफ का क्लाउड कम होगा। इसी तरह यूज ऑफ लोकल करेंसी, यानी अब यूएस का जो रोल है मेजर वो किसकी वजह से होता है, उसकी यूएस डॉलर की वजह से। तो जब लोकल करेंसीज में ये इमर्जिंग इकोनॉमी, ब्रिक्स के ऊपर हम लेक्चर करेंगे अलहदा, यानी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, नियरली 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, नियरली 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, वो अगर लोकल करेंसी में ट्रेड की बात कर रहे हैं तो दैट इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क टू यूएस पॉलिटिकल क्लाउड। ठीक है, ये सिर्फ आप चीजों को ऐड कर सकते हैं। इंडिया रोल इन चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। अब इंडिया बड़ा एक मिक्स रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। इंडिया इज बेसिकली इमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया यूएस के साथ मेंबर भी है क्वाड में, लेकिन चाइना के साथ एससीओ का भी मेंबर है। ठीक है जी। ब्रिक्स के ऊपर हमारा अलहदा लेक्चर है, बिल्कुल एक स्लाइड में ब्रिक्स खत्म नहीं हो रहा, आप इस पर टेंशन ना लें, हमारा एक पूरा लेक्चर है। इस सिर्फ हमने ब्रिक्स को मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया कि भाई एक पॉइंट वहां से ऐड करिए। अब इंडिया इज प्लेइंग मिक्स रोल। ठीक है, ना इंडिया यूएस के साइड ले रहा है, ना इंडिया रशिया के साइड ले रहा है। तो जो जिस तरह इंडिया एक एग्जांपल है, इस तरह मिडल जो कंट्रीज हैं जिसमें तुर्की है, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की। ठीक है, सो दीज आर द कंट्रीज विच आर टेकिंग देयर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और ये दैट इज दिस थिंग इज बेसिकली अ क्वेश्चन मार्क टू यूएस हेजेमनी कि भाई आपके होते हुए आप अपने आप को बिग बॉस कहते हैं और आपके होते हुए बाकी कंट्रीज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ले रही हैं, आपको साइड नहीं कर रहे। तो दैट इज द क्वेश्चन मार्क ऑन इट्स पॉलिटिकल क्लाउड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में। इकोनॉमिक फैक्टर में मैंने डॉलर हेजेमनी डाला है और न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर डाला है। अब अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले देखें तो फॉल ऑफ डॉलर है। अब फॉल ऑफ डॉलर कैसे है, अभी इस साल ब्रिक्स का जो